दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फुटिंग की डिज़ाइन की प्लानिंग कैसे करनी है, यानी डिज़ाइन कैसे करनी है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में हम फुटिंग के डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप फुटिंग डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। कैलकुलेशंस के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि यही आपके अंदर एक इंटरेस्ट जगाएगा डिज़ाइन में प्रोसीड करने के लिए। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी ये समझना ज़रूरी है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक आइसोलेटेड फुटिंग का जो डिज़ाइन है, आइसोलेटेड फुटिंग का अगर मैं एक सेक्शन बनाऊं तो आइसोलेटेड फुटिंग सेक्शन में ऐसा दिखेगा। और प्लान अगर हम बनाते हैं तो यहाँ बीच में एक कॉलम आएगा, ठीक है। ये कॉलम है और ये फुटिंग है। अब हमें ये फुटिंग को डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने का मतलब क्या है कि हमें इस फुटिंग का ये थिकनेस निकालना पड़ेगा, इसका ये साइज लेंथ कितना है ये निकालना है, विड्थ कितनी है ये निकालना है। कॉलम का साइज हमें पता है, कॉलम हम ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके होंगे या जो भी है, ये एक सेपरेट पार्ट है कॉलम का डिज़ाइन। हम इस वीडियो में फुटिंग का डिज़ाइन सीखना चाहते हैं। तो ये साइज हमें फाइंड आउट करना है और हमें इसका थिकनेस फाइंड आउट करना है। अब कैसे करें, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इस फुटिंग पे लोड कौन कौन से आ रहे हैं और कौन से पॉइंट पे आ रहे हैं। ध्यान दीजिए कौन से पॉइंट पे आ रहे हैं। फुटिंग जैसे मान लीजिए कि अगर ये फुटिंग है और ये आपका ग्राउंड लेवल है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये ग्राउंड लेवल है। अब फुटिंग हमने कुछ डिस्टेंस नीचे, मान लीजिए एच डिस्टेंस नीचे फुटिंग का फाउंड किया है, यहाँ पे फाउंडेशन हमारा लेवल है। अब हमने अगर एनालिसिस की है किसी सॉफ्टवेयर में किसी स्ट्रक्चर का या जैसे भी एनालिसिस की है, तो हो सकता है कि हम ग्राउंड लेवल पे फुटिंग के कॉलम पे सारे फोर्सेज निकाल रहे हों। तो मानते हैं अभी थोड़ी देर के लिए कि इस पॉइंट पे हमें पता है कि फोर्सेज यानी वर्टिकल फोर्सेज P क्या आ रहा है, हॉरिजेंटल फोर्सेज Fx कितना है, फिर हॉरिजेंटल फोर्स Fz कितना है, ठीक है। और इसमें कोई अगर मूवमेंट आ रहा है तो mz कितना है, उसके बाद दूसरे साइड में भी अगर कोई मूवमेंट आ रहा है तो mx कितना है, ठीक है। हम यह मानते हैं डायरेक्शन y वर्टिकल है, x हॉरिजेंटल है और z हॉरिजेंटल है। यहाँ पे my नहीं आ रहा, my नहीं आ रहा बराबर जीरो है, सॉरी my बराबर जीरो है या नेग्लेजिबल है, अबाउट टू जीरो, इसलिए my को हम कंसीडर नहीं करेंगे। my जो है एक तरह का टॉर्क हो जाएगा क्योंकि वो रोटेट करना चाहेगा। तो फुटिंग में वो कभी भी क्रिटिकल नहीं होता, गवर्निंग नहीं होता, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं my को। और mx mz वर्टिकल लोड हॉरिजेंटल लोड दोनों तरफ से जो आ रहा है उसके हिसाब से हम फुटिंग को कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्या फार्मूला और कैसी अंडरस्टैंडिंग होगी वो समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमें फाइंड आउट करना है साइज़, ठीक है। तो साइज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होगा SBC। मान लेते हैं SBC भी हमें गिवन है, थोड़ी देर के लिए x ही मान लेते हैं कि x टन पर मीटर स्क्वायर इसकी SBC है। अब हम क्या करेंगे कि एक साइज़ एज्यूम करेंगे, ठीक है। एक साइज़ एज्यूम करेंगे, कैसे एज्यूम करेंगे, पहले हमारे पास x टन जो है पर मीटर स्क्वायर हमारे पास SBC है और हमारे पास टोटल लोड P वर्टिकल लोड है। तो हम एक रफ कैलकुलेशन करेंगे, रफ कैलकुलेशन, ठीक है। P डिवाइडेड बाई x करेंगे, वो एक वैल्यू आएगा, कोई वैल्यू आएगा, मान लेते हैं दिस इज द एरिया ऑफ द फुटिंग, ठीक है। जितना टोटल लोड आ रहा है मान लेते हैं, देखिए एग्जांपल में कि मान लेती है आपका x जो है 15 टन है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लोड आ रहा है वो आ रहा है मान लीजिए 100 टन आ रहा है, 100 टन आ रहा है। तो एरिया क्या हो जाएगा P यानी 100 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तब 15 छक्का 90, 15 सत्ते करीब 7 मीटर स्क्वायर आपका इस फुटिंग का एरिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एग्जैक्ट है। अभी इसमें क्या है, मोमेंट्स वगैरह भी काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा इन्हेंस करते हैं 25%।
तो 7 को हम गुना कर लेंगे 1.25 से, ठीक है। 25% बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, करीब करीब 10 मीटर स्क्वायर। अब 10 मीटर स्क्वायर का हम फुटिंग लेके चलेंगे, ठीक है। तो फुटिंग को आप या तो स्क्वायर लेके चल सकते हैं या रेक्टेंगुलर लेके चल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप इसमें देखिए कि मोमेंट्स का डायरेक्शन क्या है। मोमेंट अगर एफ जैसे ये मेरा अगर एक्स डायरेक्शन है, दिस इज अगर एक्स, और ये अगर जेड डायरेक्शन है, और अगर मोमेंट एफ एक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एफ एक्स का मतलब रोटेशन अबाउट जेड है ना, तो ये इधर पुश करेगा, इधर पुल करेगा, इस तरह से करेगा ना रोटेट। थोड़े से समझने की कोशिश करिए। अगर एम जेड बहुत ज़्यादा है तो आपको ये वाला डायमेंशन ज़्यादा रखना है, ठीक है। और अगर एम एक्स बहुत ज़्यादा है तो आपको जेड वाला डायरेक्शन ज़्यादा रखना है। और अगर दोनों लगभग कंपेरेबल हैं तो आप स्क्वायर फुटिंग भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि हमारा जो डायरेक्शन और जो मोमेंट की जो है वैल्यूज़ कितनी है। अब देखिए, अब तो ये हमने एक मोटा मोटा आइडिया कर लिया कि हमें एरिया निकालना है, और उसको हम लोग लंबाई चौड़ाई के रेशियो में, अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको फुटिंग को स्क्वायर मान के चलते हैं कि हम स्क्वायर फुटिंग डिवाइड। तो फुटिंग का साइज़ क्या आएगा, √10, तो करीब करीब 3 पॉइंट समथिंग, 3 गुना 3 9 होता है। तो आप मान के चले कि 3.25 इंटू 3.25 का फुटिंग एज्यूम कर लीजिए। तो इस तरह से हमने मान लिया कि ये 3.25 का होगा, 3.25 का होगा। अभी हमारा कैलकुलेशन पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारा ये ट्रायल के लिए एक हमने साइज़ निकाल लिया, ठीक है। अब जो है, अब हम सबसे पहले बेस प्रेशर की कैलकुलेशन करेंगे। हमने एक साइज़ निकाला, अब एक और काम करना है इसके पहले। साइज़ तो हमने निकाल लिया। अब देखिए हमारे जो भी फोर्सेज लग रहे हैं वो टिप ऑफ द कॉलम लग रहे हैं, यहाँ पे पेडेस्टल इसको कहें, तो इसका मूवमेंट को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे जो मूवमेंट आएगा, जो बॉटम में ऑलरेडी एफ एक्स एम जेड तो दिया है, एफ एक्स की वजह से मूवमेंट मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन एच है ना, तो एफ एक्स की वजह से एम जेड पेडेस्टल, एम जेड पी इसको लिख लेते हैं। ये कितना आएगा, एफ एक्स इंटू एच, ठीक है। ये जेड डायरेक्शन में होगा, पेडेस्टल की वजह से, पेडेस्टल की दूरी में ये लीवर आर्म हो जाएगा, तो ये एक मोमेंट एडिशनल आएगा। और एम एक्स पी भी निकालेंगे तो वो हो जाएगा एफ जेड इंटू एच। ये दो मोमेंट हम निकाल के ट्रांसफ़र कर लेंगे यहाँ पे। अब हमारा जो टोटल मोमेंट आ रहा है, अब जो हमारा अगला स्टेप ये होगा कि हम इस चारों कॉर्नर पे हम प्रेशर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी हमने क्या किया, नाम दे दिया। अब देखिए हम ए पे प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो P एट ए, प्रेशर एट ए। तो हम क्या करते हैं कि चारों कॉर्नर पे हम लोग प्रेशर निकालेंगे। तो पहले पी ए निकालते हैं, पी ए निकालेंगे तो P बाई ए माने टोटल वर्टिकल लोड, और जो हमने एरिया निकाला वो, ये तो हमेशा आएगा क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्म, तो हर केस में वो आएगा। उसके बाद मोमेंट की वजह से प्रेशर में क्या आएगा, तो मोमेंट की वजह से मोमेंट ऐसे रोटेट करेगा तो क्या होगा, इसको यहाँ दबाएगा, इसको यहाँ उठाएगा। अगर ऐसे एक्स की तरफ मूवमेंट है तो ऐसे रोटेट होगा, तो फुटिंग यहाँ दबेगा और यहाँ उठेगा। तो हम पहले यहाँ पे हिसाब लगा लेते हैं कि कौन कौन सा प्लस होगा। पहले हम एक्स की वजह से लिखेंगे इफेक्ट, और उसके बाद जेड की वजह से लिखेंगे। और ये हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। एक्स की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ऐसे करेंगे तो ये ऊपर उठेगा, तो एक्स की वजह से यहाँ भी निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद जेड ऐसे करेगा तो जेड ये इन दोनों को प्रेस करेगा, तो ये प्लस हो जाएगा जेड की वजह से, ये भी प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पे मोमेंट क्या करेगा, प्रेशर को घटा देगा इस कॉर्नर पे एम एक्स और एम जेड मिल के, और इस कॉर्नर पे एम एक्स और एम जेड मिल के प्रेशर को बढ़ा देगा। तो हमारे लिए ये दो क्रिटिकल प्रेशर हैं, ये प्लस माइनस रहेंगे, तो इनमें जो भी प्रेशर आएगा इन दोनों से के बीच में आएगा। तो या तो हम मैक्सिमम और मिनिमम पहले कैलकुलेट कर लें, चारों कॉर्नर का ज़रूरत नहीं है, और उससे ही हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम प्रेशर कितना आ रहा है।
पी मिन निकालते हैं। मिनिमम कहाँ पे आएगा, ए पॉइंट पे कितना आएगा, पी बाई ए। चलिए यहाँ लिखते हैं पी बाई ए तो होगा ही होगा। फिर दोनों माइनस होंगे तो माइनस इसका फॉर्मूला होता है एम एक्स टोटल मूवमेंट बटा जेड एक्स। जेड एक्स क्या है, सेक्शन मॉडुलस है, जो जेड जो होता है बी डी स्क्वायर बाई 6। ये फॉर्मूला अभी याद रखिए मत रखिए, अगले वीडियो में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे सेक्शन मॉडुलस को। ये माइनस हो गया, फिर माइनस एम जेड टोटल बाई जेड जेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिनिमम प्रेशर। अब ये जो मिनिमम प्रेशर है ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 0। ये तो एक निगेटिव नहीं होना चाहिए, अब प्लस एसबीसी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन एसबीसी। ये दो कंडीशन इसके फुलफिल होने चाहिए। एसबीसी से ज़्यादा ऑब्वियस ही बात है, अभी तो मैक्सिमम निकालना बाकी है तो नहीं होगा। इसको निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर निगेटिव होगा तो कैलकुलेशन के थ्योरी चेंज होंगे। तो अभी मान लेते हैं कि निगेटिव नहीं है, और अगर निगेटिव आ रहा है तो हम साइज़ को बड़ा करेंगे, निगेटिव नहीं रखेंगे। अब आइए पी मैक्स निकालते हैं। पी मैक्स निकालेंगे तो वो क्या होगा, ये भी पी बाई ए वाला टर्म तो सेम रहेगा, फिर इसमें दोनों प्लस हो जाएंगे, एम एक्स टी बाई जेड एक्स, फिर माइनस एम एक्स टी बाई जेड जेड। सॉरी ये प्लस होगा। अब ये जो वैल्यू आएगी प्लस प्लस करके, ये जो है शुड बी लेस देन एसबीसी होना चाहिए, है ना। एसबीसी के से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो फुटिंग फेल हो गया, हमें फिर से इसकी साइज़ बढ़ा के चेक करना चाहिए। तो इस तरह से पहले तो हमारा साइज़ वेरीफाई हो जाएगा ये फॉर्मूले से। उसके बाद अभी और है, ये अगर वेरीफाई होता है तब हमें एडवांस लेवल का अगर हम डिज़ाइन एक्चुअल कर रहे हैं तो हमें चेक करना है स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग कैसे चेक होगा कि फोर्स एफएक्स, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स एफएक्स लग रहा है और फुटिंग को इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस कौन देगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो लग रहा है फुटिंग का शुड बी ग्रेटर देन एफएक्स, है ना। उसी तरह फ्रिक्शन इन जेड डायरेक्शन इज ग्रेटर देन एफ जेड, तभी ये फुटिंग जो होगा स्लाइडिंग में फिक्स होगा। और ये भी कहता है कि एफ एक्स फ्रिक्शन इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाय फोर्स इन एक्स डायरेक्शन शुड बी ग्रेटर देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की हम बाद में बात करेंगे। एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.2 होगा, 1.5 होगा, 2 होगा, जो भी कोड कहेगा उस कोड से इसका रेशियो बड़ा होना चाहिए। तो दोनों डायरेक्शन में हम चेक करेंगे, फ्रिक्शन इन जेड डायरेक्शन बाई फोर्स इन जेड शुड बी ग्रेटर देन एफ ओ एस। उसी तरह हमें ओवर टर्निंग में भी इसको चेक करना है। ओवर टर्निंग में कैसे चेक करेंगे, इसमें क्या आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है। मूवमेंट आएगा तो इसको क्या करेगा, इसको रोटेट करना चाहेगा और इसका अपना वेट, ये लोड सब मिला के इसको क्या करेगा, रीस्टोर करना चाहेगा। तो इसमें दो तरह के मूवमेंट आएंगे, एक आएगा डिस्टर्बिंग मूवमेंट, एम डी जो होगा वो क्या होगा, एम एक्स टी जो टोटल मूवमेंट है, ये भी एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट होगा, शुड बी लेस देन स्टेबलाइजिंग मूवमेंट। स्टेबलाइजिंग मूवमेंट क्या होगा, जैसे अगर ये मूवमेंट यहाँ के अबाउट निकालें तो ये इसका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स प्लस इसका जो मूवमेंट दोनों इस फुटिंग को डीस्टेबलाइज करेंगे, और जो वर्टिकल लोड है फुटिंग का अपना लोड है ये इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब स्टेबलाइजिंग मूवमेंट जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए। और इसमें भी कंडीशन होता है कि स्टेबलाइजिंग मूवमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टर्बिंग मूवमेंट, ठीक है, ये शुड बी ग्रेटर देन एफओएस होना चाहिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये दोनों डायरेक्शन में, एक्स में भी होगा और जेड में भी होगा। तो इस तरह से हम चेक करेंगे ओवर टर्निंग मूवमेंट। तो अगर ओवर टर्निंग में हमारा सेफ है, हम सब कैलकुलेशन करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट आप एक कंसेप्ट डेवलप करिए कि हमें क्या क्या चेक करना है। अगर इन दोनों में सब में सेफ है तो हमारी साइज़ अब फ्रीज हो चुकी है कि अब हमारे साइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज़ सही है। तो हमने अब साइज़ निकालने के लिए क्या क्या किया, सबसे पहले तो हमने मैक्सिमम बेस प्रेशर निकाला, ओवर टर्निंग चेक किया, स्लाइडिंग चेक किया। अब इसमें एक और टर्म आता है
बायंसी आता है। अगर वाटर टेबल आएगा तो इसमें एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स के लगने से क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन वगैरह में कमी आ जाएगी। तो बायंसी फोर्स भी अभी के लिए छोड़ दीजिए, जब एक दो बार जब आप फुटिंग डिजाइन कर लेंगे तब बायंसी फोर्स को कंसीडर करिए, क्योंकि हर चीज़ एक ही साथ कंसीडर करने पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझने में दिक्कत आएगी। तो बायंसी फोर्स अभी मैं इसमें नहीं लेता हूँ, कॉम्प्लिकेशन को सिंप्लीफाई रखने के लिए। एक फोर्स है, ये लगेगा, और उसके और भी पैरामीटर हैं, तो वो हमने किसी और वीडियो में बायंसी के बारे में बात करेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो हमने साइज को फ्रीज करने के लिए क्या क्या निकाला, बेस प्रेशर निकाला चारों कॉर्नर पे या मैक्सिमम मिनिमम, ओवर टर्निंग निकाला और स्लाइडिंग निकाला। इन सब को चेक करके हमने साइज को फ्रीज कर लिया। अब जब एक बार साइज फ्रीज हो गया, अब हमारे पास प्रश्न आता है कि इस फुटिंग की थिकनेस कितनी होगी। अब फुटिंग की थिकनेस निकालने के लिए दो चीज़ें करनी है, हमें करना है मोमेंट निकालना पड़ेगा, मोमेंट इन, इसमें कितना मोमेंट आ रहा है, शेयर निकालना पड़ेगा और पंचिंग शेयर निकालना पड़ेगा। देखिए इस पे लोड लग रहा है तो ये सब ऊपर ही रह जाए और ये अंदर पंच ना हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, d/2 यानी अगर थिकनेस d है तो d/2 डिस्टेंस पे ऐसे एक सेक्शन लेते हैं और इस सेक्शन पे चेक करते हैं पंचिंग शेयर। ठीक है, तो ये क्लोज होता है, इसको 2 वे शेयर कहते हैं। और सॉरी d/2 डिस्टेंस पे चेक करते हैं, d/2 डिस्टेंस, और d डिस्टेंस पे, यहाँ से d डिस्टेंस पे 1 वे शेयर चेक करते हैं। तो इसमें शेयर प्लेन यहाँ से यहाँ तक होगा, इसमें शेयर प्लेन क्लोज होता है। तो शेयर जो है 1 वे और फिर 2 वे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ज़्यादातर में गवर्न करेगा आपका 2 वे। दिक्कत आती है 2 वे में जनरली, 1 वे में तब आएगी जब बहुत बड़ा फुटिंग आप ले लेंगे। अगर नॉर्मल साइज फुटिंग का लेंगे तो 2 वे शेयर में ही दिक्कत आएगी और वही उसी में थिकनेस कम ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जब हमें नीचे का बेस प्रेशर मान लेते हैं कि SBC के बराबर है, क्योंकि उतना ही हमने बैलेंस रखा है, फिर हम क्या करेंगे कि इस सेक्शन पे मोमेंट निकालेंगे, है ना। तो अब मोमेंट, अब जैसे मैं मोमेंट शेयर, चलो एक बार प्लान ये डिलीट करता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में जो इसका प्रेशर डायग्राम बनेगा वो करीब करीब ऐसा बनेगा। ठीक है, ये तो एग्जैक्ट हो गया। आप कंजर्वेटिव डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप इसको एक्सपायरी मान लीजिए, और इस जगह पे इतने का CG के हिसाब से ये लीवर आर्म हो गया आपका, तो यहाँ से मूवमेंट निकाल सकते हैं। जैसे ही मूवमेंट निकालेंगे तो हमारे पास मूवमेंट आ गया, शेयर आ गया, तो फिर हम उससे थिकनेस निकाल लेंगे, या कोई थिकनेस लेके 300 से शुरू करेंगे और हम चेक करेंगे कि 300 में पास हो रहा है कि नहीं, 300, 400, 500 जितना भी होगा, फिर उसमें हम देखेंगे कि हमारा फुटिंग पास है कि नहीं, और उसके हिसाब से फिर हम रेनफोर्समेंट भी उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेनफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट करना है, ये तो हर जगह कॉमन ही होगा। तो फुटिंग में हमें निकालना मूवमेंट कैसे है, तो हमें कॉलम के फेस पे मूवमेंट निकालना होता है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट आता है। अब इसमें एक और सवाल आएगा कि हम क्या टेपर्ड बना सकते हैं। तो टेपर्ड भी हम लोग फुटिंग बना सकते हैं। इसमें एक बार यहाँ पे चेक करिए, फिर बीच में कहीं सेक्शन पे मोमेंट निकाल के चेक करिए कि आपका सेक्शन पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप टेपर्ड भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ये वाला मटेरियल कम लगेगा, इकोनोमाइज हो जाएगा। तो जब आप इससे प्ले करने लगेंगे तब आप दिमाग लगाएंगे कि हम कैसे फुटिंग को और इकोनोमाइज करें, थोड़े और कैलकुलेशन करके हम चीज़ों को और हल्का बनाएं। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था फुटिंग डिज़ाइन करने का। इसके अलावा लोड कौन सा लेना है, लोड कॉम्बिनेशंस कौन कौन से लोड कॉम्बिनेशंस के लिए चेक करने हैं, इसके लिए आपको कोड पढ़ना चाहिए। कोड में पता चलेगा कि कौन कौन से लोड आ रहे हैं, सब के लिए आपको फुटिंग चेक करना पड़ेगा, और जो भी क्रिटिकल लोड केस होगा उसके लिए आपको साइज़ और थिकनेस निकालने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको अच्छी खासी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे फुटिंग डिज़ाइन का, लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो और भी ज़्यादा आपका क्लियर होगा। कमेंट में बताइए क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, सो दैट कि अगर ज़रूरत होगी तो इस पर और भी एक वीडियो बनाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिए।